नमस्कार साथियों। भारत का वैभवपूर्ण अतीत पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य से भी भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो आगम साहित्य है। तो हम पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य, ध्यान रहे ये भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत पढ़ रहे हैं। धार्मिक साहित्य पढ़ रहे हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य पढ़ा, बौद्ध साहित्य पढ़ा, जैन साहित्य पढ़ा। आज हम धार्मिक साहित्य पूरा कर लेंगे, उसके बाद धर्मेतर साहित्य रहेगी, यानी कि धर्म के अलावा जो विभिन्न ग्रंथ रचे गए हैं जिसमें भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जैन साहित्य, और जैन साहित्य में भी सबसे इम्पोर्टेंट है आगम साहित्य। वैसे जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहते हैं। आगम साहित्य में 12 अंग, इतने ही उपांग यानी कि 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 नंदी सूत्र, इन सब को मिलाकर के आगम साहित्य रचा गया है। तो जैन साहित्य में आगम साहित्य सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करें कि इनकी रचना कब हुई, तो जैन साहित्य, आगम साहित्य की रचना है वो 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न धार्मिक संगीतियों, इनके विभिन्न धार्मिक संगीतियाँ जो हुई थी, सम्मेलन जो हुए थे, उन संगीतियों तथा व्यक्तियों के माध्यम से हुई थी। ये जानकारी हमें रहनी चाहिए। तो जैन साहित्य में आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 6 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 नंदी सूत्र आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य इन आगम साहित्य रचा गया था, जो विभिन्न धार्मिक संगीतियाँ और व्यक्ति के ने इनकी जैन आगम साहित्य की रचना की थी। अब बात करें आगम साहित्य की भाषा कौन सी है, तो आगम साहित्य या जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। वैसे हमने इससे पहले बताया था बौद्ध साहित्य पाली भाषा और संस्कृत भाषा दोनों में रचा गया था, जबकि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी अन्य कई ग्रंथ है। ये देखो 4 1 नंदी सूत्र और 4 मूल सूत्र है, ये ऐसे ही। इसके अलावा अन्य भी कई ग्रंथ हैं जो इस भाषा में रचे गए हैं, प्राकृत भाषा में। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें कौन कौन से हैं, उसके बाद में हम लिखेंगे सारे। भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्षिण भारत में यानी कि दक्षिण भारत में
भद्रबाहु के साथ, अपने गुरु भद्रबाहु के साथ, यानी कि उस समय मगध में जब अकाल पड़ गया था तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाकर जल समाधि लिए जाने का, यानी कि जल समाधि नहीं, सलेखना पद्धति, यानी कि उपवास द्वारा शरीर को त्याग करने की पद्धति, इसके माध्यम से शरीर छोड़ने की जो जानकारी हमें मिलती है वो भद्रबाहु चरित से मिलती हैं। और भद्रबाहु के चरित की रचयिता स्वयं भद्रबाहु है। इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण भारत में सलेखना पद्धति से शरीर त्याग की जो जानकारी हमें मिलती हैं वो भद्रबाहु चरित से मिलती हैं। उसके अलावा ये भगवती सूत्र हैं और भगवती सूत्र में महाजनपद काल जो 16 महाजनपद थे उनकी जानकारी एकमात्र जैन ग्रंथ है वो भगवती सूत्र देता है, ये ध्यान रखिएगा। आचार्यांग सूत्र में जैन साधुओं के आचार ये व्यवहार के नियमों की जानकारी हमें मिलती हैं आचार्यांग सूत्र से मिलती है। तो भारतीय इतिहास में जैन साहित्य का कितना योगदान हमने पढ़ा। आगम साहित्य के बारे में, आगम साहित्य कब रचा गया। आगम साहित्य 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न धार्मिक संगीतियाँ हुई थी उनके माध्यम से, तथा उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आगम साहित्य है क्या। तो आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 अनियोग द्वार, 1 नंदी सूत्र और 4 मूल सूत्र थे। इसके अलावा अन्य जैन ग्रंथों की बात करें तो कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचार्यांग सूत्र है। इसको आप नोट डाउन करें। उसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य धर्मेतर साहित्य। इसके अलावा दूसरा ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो किसके द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा लिखा गया, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया। इसमें प्राचीन भारत यानी कि मौर्य काल के आसपास के भारत, प्राचीन भारत की राज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। फिर हम बात करें कुछ शासक और उसके दरबार में रहने वाले दरबारियों के द्वारा अपने शासकों की प्रशंसा या अपने शासकों की विजय गाथाएं या अपने शासकों की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी उसके बारे में कुछ लिखा, और वो भी भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं हर्ष चरित्र। सम्राट हर्ष के समय की जानकारी, सम्राट हर्ष की विजय गाथाओं की जानकारी हमें हर्ष चरित्र से मिलती है, और इसकी रचना करने वाला था बाण भट्ट। फिर गौड़ वहो, इसकी रचना करने वाला था वाक्पति मुंज। फिर बात करें वाक्पति मुंज के बाद जयानक या पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय इसकी रचना की गई जयानक द्वारा। ठीक है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय
के बारे में जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है इससे। फिर हमीर महाकाव्य, बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक, हमीर महाकाव्य जो नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई और रणथंभौर के शासक हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। नयनचंद्र सूरी। फिर हम बात करें नवशशांक चरित। पद्मगुप्त, ये सारे उनके दरबारियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं और ये इतिहास को जानने के स्रोत है। उसके बाद बात करें भोजचरित, बल्लाल देव। ये सारे जो ग्रंथ हैं वो भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद अगर बात की जाए विक्रमांक देवचरित, जो किसका है? विल्हण का है। तो विक्रमांक षष्ठ के द्वारा जितनी भी विजय गाथाएं, जितनी भी उनकी उपलब्धियां थी, उनको विल्हण के द्वारा अपनी पुस्तक में उकेरा गया है। फिर बात करें कुमारपाल चरित। तो किसकी है कुमारपाल चरित? जय सिंह की। कश्मीर के इतिहास की जानकारी भी यहाँ से मिलती है। जय सिंह सिद्धराज। धर्मेंद्र साहित्य, धर्म के अलावा जो साहित्य रचा गया है उसमें राजतरंगिणी, कलहण की, अर्थशास्त्र, चाणक्य की, उसके बारे में ये जानकारी मिलती है। फिर हर्ष चरित्र, सम्राट हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। गोड़ो वाक्यपति मुंज के द्वारा, पृथ्वीराज विजय जयनक के द्वारा, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी के द्वारा, नवशशांक चरित्र पद्मगुप्त के द्वारा और भोज चरित्र बल्लाल देव के द्वारा। विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हण के द्वारा की गई और कुमारपाल चरित्र की रचना जय सिंह के द्वारा की गई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट हम धार्मिक साहित्य के बारे में या विशुद्ध साहित्यिक इतिहास, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। नमस्कार।